दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। कल तक की सिचुएशन दोस्तों काफ़ी पॉजिटिव थी। डेटा हमने देखा काफ़ी पॉजिटिव था, जिसमें हमने देखा कि यूएस मार्केट ऊपर है, क्रूड क्रैश है 7-8% के साथ में, और गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी भी ऊपर था। लेकिन आज की सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट है। आप देख सकते हैं निफ्टी आज तेजी नहीं दे पाया, क्लोजिंग बेसिस पे 0.02% की गिरावट के साथ में बंद हो चुका है। निफ्टी बैंक भी कुछ खास नहीं कर पाया, मिड कैप ने भी कुछ खास नहीं किया। स्मॉल कैप में थोड़ी सी तेजी थी 0.63% की, कुछ कंपनीज के स्टॉक चले हैं उस बेसिस पे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे ना तो यूएसडी आज गिरा है 0.53% के साथ में, और 0.53% यानी 0.5%, और इतनी तेजी मंदी बड़ी तेजी मंदी होती है। क्या रीज़न है इसके पीछे का, आगे वाले वीडियोस में बातचीत करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि मार्केट ने आज वैसा नहीं करा जैसा कि कल क्लोजिंग बेसिस में हमने देखा, या फिर लास्ट वाली वीडियो में हमने देखा गिफ्ट निफ्टी की सिचुएशन देखी, तो वैसा कुछ मार्केट में हुआ नहीं। अब देखो कल तक न्यूज़ कुछ ऐसी थी कि ट्रंप ने अनाउंसमेंट किया था कि वॉर कंक्लूड होने वाली है। ये जो टॉक्स अभी चल रही है ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम लेके आ सकती है। बट जैसा कि मैंने आपको कहा है कि ये ट्रंप है, कभी अप कभी डाउन, कभी शॉर्ट कभी लॉन्ग। ट्रेडिंग आपको बताइए इनकी एक्टिविटी किस तरह से हमने देखी। उसके बेसिस पे हमने डेफिनेटली यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था कि चीज़ें घूम सकती है। वही आपको यहाँ पे होता हुआ देखने को मिला है। अभी क्या सिचुएशन है उसको चेक कर लेते हैं। फर्स्ट अपन देखते हैं कि सेक्टर्स ने कैसे परफॉर्मेंस दिए हैं। रियल्टी 1% की तेजी, बाकी कुछ खास नहीं है। आईटी आज 0.5% नीचे, यानी सेक्टर्स में कुछ बड़ी गिरावट भी नहीं हुई तो कुछ खास बड़ी तेजी भी नहीं हुई। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे न्यूज़ आती है कि दोनों पार्टीज में यानी ट्रंप और नेतन्याहू में अनबन होना शुरू हो चुकी है। कुछ हीटेड फोन कॉल आर्ग्यूमेंट वहां पे देखने को मिले हैं। अब ये दोनों पार्टीज आपस में लड़ेगी तो फिर काम कैसे चलेगा। लड़ाई दोस्तों किस बात पे हुई उसको एक बार अपन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफिकल्ट फोन कॉल, और ट्रंप ये चाहता है कि हम नेगोशिएशन नहीं करें। क्यों चाहता है उसको आगे चल के चेक करते हैं। जबकि इजराइल चाहता है कि हमको वापस से मिलिट्री एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, अब ऑब्वियस है, आपको बताया कि ट्रंप क्यों नहीं चाहता है एक्शन लेना, क्योंकि बिना एक्शन लिए काम चल रहा है। क्रूड का प्राइस ऊपर है और एक्सपोर्ट यूएस आराम से अच्छे प्राइसेस पे कर पा रही है, और ट्रंप ट्रेडिंग करके भी काफ़ी अच्छे अमाउंट्स जनरेट कर रहा है, वो भी आपको पता ही है, और वो नेतन्याहू को भी पता है। लेकिन इसी वजह से आप देख सकते हैं नेतन्याहू का दिमाग हो चुका है खराब कि हम जिस गोल के लिए आगे बढ़े थे वो गोल तो हट चुका है, पर्सनल एजेंडा पूरे किए जा रहे हैं, मनी बेसिस पे यहाँ पे वॉर चलाई जा रही है ईरान की तरफ से भी और यूएस की तरफ से भी। तो ये चीज़ इसराइल को पसंद नहीं आ रही है। इसराइल का गोल है ईरान को वीक करना, ईरान के पास में न्यूक्लियर वेपन नहीं बनने देना, ताकि इसराइल को खतरा ना हो आगे। इसराइल डायरेक्टली कोई पैसों से संबंधित डील नहीं कर रहा है, या इसराइल इस वॉर का कोई डायरेक्टली बेनिफिट मॉनेटरी बेसिस पे नहीं उठा पा रहा है और उठाना भी नहीं चाहता है। इसराइल का स्टॉक मार्केट चला था तब जाके इसराइल ने पैसे बनाए थे। बाकी ट्रंप की सिचुएशन आपको बताइए कि डायरेक्टली मनी मिंट किया जा रहा है एक्सपोर्ट करके और ट्रेडिंग एक्टिविटी करके। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि ट्रंप डेफिनेटली इसराइल की बात सुन चुका है और धमकी भी दी है कि कुछ ना कुछ नेस्टी हो सकता है, आगे चल के अटैक हो सकता है। मार्केट ने उस बेसिस पे यहाँ पे परफॉर्म किया। कभी न्यूज़ आएगी अटैक नहीं होगा, कभी न्यूज़ आएगी अटैक होगा। यही सिचुएशन आपको मार्केट में चलती हुई देखने को मिलने वाली है आगे कुछ समय के लिए। जैसा कि दोस्तों कल हमने देखा कि एशियन मार्केट्स अच्छा परफॉर्मेंस दे चुके हैं आज। कल देखा मतलब कल की जो न्यूज़ हमने देखी काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ थी। ट्रंप ने कहा था नेगोशिएशन ईरान और यूएस के बीच में अपनी फाइनल स्टेज में है। एशियन मार्केट्स ने अच्छा परफॉर्म किया। उसी तरह से आप देख सकते हैं निफ्टी ने भी काफ़ी सही परफॉर्म किया था ओपनिंग में, बट धीरे धीरे निफ्टी नीचे जाता हुआ दिखाई दिया है। ये चीज़ मैं आपको काफ़ी टाइम से समझा रहा हूँ कि मार्केट अभी एक साइडवेज रेंज में है जिसमें सपोर्ट टू रेसिस्टेंस प्ले किया जा रहा है। अगर आप एक ट्रेडर हो तो बहुत डिफिकल्ट होगा आपके लिए प्ले करना, क्योंकि जो ऑपरेटर है जैसे यूएस बोल सकते हैं ऑपरेटर, ट्रंप बोल सकते हैं ऑपरेटर, उनके लिए काफ़ी ईजी ये गेम हो जाता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ईरान का क्या कहना है उसको चेक कर लेते हैं, जिससे अपने को आइडिया मिलेगा कि क्या वाकई में जो वॉर है वो ख़त्म होगी बातचीत से, या फिर कुछ सीवियर कुछ मेजर अटैक्स होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों न्यूज़ आती है कि ईरान कहता है कि एनरिच यूरेनियम जिसके ऊपर अभी बात बनी हुई है इसी से ही न्यूक्लियर वेपन बनेगा।
ये ईरान के अंदर ही रहेगा। सो बातचीत ये चल रही थी कि यूएस कुछ ना कुछ डील करेगा, कुछ बिलियन डॉलर्स पे करेगा और ये यूरेनियम बाय करेगा। कई हमने बातें सुनी थी कि रशिया बाय कर सकता है, चीन बाय कर सकता है, लेकिन देखिए दोस्तों, अब साफ बोला जा चुका है कि नियर वेपन ग्रेड यूरेनियम, यानी ऐसा यूरेनियम जिससे वेपन बन जाएगा बहुत ही कम टाइम में, वो ईरान के अंदर ही रहेगा। सो अगर ऐसा होता है ना, तो यूएस और इजराइल के पास में वॉर एंड करने का ऑप्शन नहीं बनेगा। यूएस ऑब्वियस अपने गोल को पूरा नहीं कर पाएगा, यूएस अपनी डिप्लोमेसी में लगा रहेगा और इजराइल चाहेगा कि अटैक हो और इस यूरेनियम को या तो खराब करे या फिर उसको लेकर आए। सो बात अब यहाँ पे बनी हुई है और इजराइल आई डोंट थिंक ज़्यादा पेशेंस अब रख पाएगा, तो कुछ ना कुछ बड़ा गेम जल्द ही हो सकता है। अब इस तरह से सिचुएशन को देखते हुए मेरे हिसाब से चांसेस बहुत हाई है कि वापस से लड़ाई हो सकती है। ईरान की तरफ से बोला जा चुका है कि हम इस सीज फायर का काफ़ी अच्छा बेनिफिट उठा चुके हैं, हमने काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी बना दी है, अपने काफ़ी अच्छे वेपन्स को तैयार कर लिया है। साथ में एक और रीज़न दोस्तों आपके सामने है जिस वजह से यूएस अभी वॉर करने से डर रहा है। सो डेटा आपके सामने है, इसके अंदर आप सिंपली नोट कर सकते हैं F-15, F-35, MQ-9, ये कुछ ड्रोन है, ठीक है। इसके अंदर आप लगभग 42 यानी 42 जो एयरक्राफ्ट है वो लॉस्ट हो चुके हैं ईरान वॉर में, यानी वो हार चुके हैं और तबाह हो चुके हैं, ठीक है। सो यहाँ पे यूएस के जो अटैक्स है वो इतने कुछ खास काम नहीं आए। यूएस क्लेम करता रहा कि हम वॉर जीत चुके हैं, बट डैमेज तो यूएस को भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है और ये एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा था। इस वजह से ट्रंप अभी एक्शन लेने में काफ़ी पीछे हो रहा है और नेगोशिएशन से बात करने की कोशिश की जा रही है, बट इसराइल इसके अगेंस्ट में है। सो लेट्स सी कि आगे चल के क्या देखने को मिलेगा। फिलहाल आप देख सकते हैं क्रूड जो कल गिरा था वापस से ऊपर आया कल के दिन, और आज इसमें तकरीबन 2% के आसपास का जंप देखने को मिल रहा है। प्राइस एक्शन अगर आप देखोगे तो एकदम से सडन जंप यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है और $106 यानी 107 के आसपास, और इंडिया को तकरीबन $160 के आसपास क्रूड मिल रहा है। क्रूड के ऊपर जाने के पीछे का रीज़न ये भी है कि IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने पहले भी वार्निंग दी थी। आज आप देख सकते हैं, अभी कुछ देर पहले का आर्टिकल है, इसके अंदर भी आज एक वार्निंग मिल चुकी है कि ऑयल मार्केट रेड जोन में जा चुका है या जा सकता है जुलाई तक। जब तक दिक्कतें हैं, लेकिन रेड जोन में जाने के बाद में दिक्कतें काफ़ी बढ़ेगी, फिर डेफिनेटली लॉकडाउन्स लगेगी कंट्रीज़ में, क्योंकि ऑयल बचेगा ही नहीं। साथ में आप देख सकते हैं कि समर का सीज़न है, इसमें ट्रैवल सीज़न है, लोग जाते हैं बाहर घूमने के लिए, एयरक्राफ्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्यूल लगता है। सो काफ़ी ज़्यादा रेड जोन में जा सकता है ऑयल का मार्केट, और इसका सॉल्यूशन एक ही है, जस्ट इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन यही है, सिंगल सॉल्यूशन बताने की कोशिश की है कि अनकंडीशनल रीओपनिंग होनी चाहिए हॉर्मुज की। सो हॉर्मुज ओपन नहीं होगा तो दिक्कत वैसे है, अगर इजराइल छोड़ देता है यूरेनियम को तो वैसे दिक्कत है। तो डेफिनेटली यहाँ पे चीज़ें फंस चुकी है, मेरे हिसाब से अटैक हो सकता है आगे चल के, फाइनल अटैक जिसके अंदर ऑयल का प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। लेकिन अगर अटैक जीत यानी जो वॉर है, जो गोल है वो इजराइल के यूएस के अचीव हो जाते हैं, तो डेफिनेटली क्रूड का प्राइस तेज़ी से गिरेगा और मार्केट के अंदर अच्छी तेज आएगी। लेकिन अगर उस अटैक के बाद भी हॉर्मुज ओपन नहीं हो पाता है और यूरेनियम नष्ट नहीं हो पाता है, तो फिर बहुत बड़ा रिसेशन काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं, काफ़ी लंबा हम क्रूड को ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं। सो देखते हैं दोस्तों क्या होता है, नेगोशिएशन से बात हो जाती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज और कोई ऑप्शन बचा नहीं है अब यूएस और इजराइल के पास में। सो निफ्टी की सिचुएशन आपके सामने है। निफ्टी आप देख सकते हैं, जैसा कि हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है कि निफ्टी भी साइडवेज में है। साइडवेज पे अगर मैं कहूँ तो नेगेटिवली हम इसको देखेंगे, क्योंकि ये जो सपोर्ट है वो नीचे शिफ्ट हो चुका है। सो भी आप देखोगे ना तो आज भी निफ्टी ने इसी हाई तक जाके एक रेसिस्टेंस को हिट किया, क्योंकि अब ये रेसिस्टेंस बन चुका है, इसके बाद में अगला रेसिस्टेंस ये है। सो ब्रॉडर मार्केट के अंदर कुछ खास नहीं है। स्टॉक्स पे दोस्तों आते हैं, कुछ कंपनी है कि स्टॉक्स ने आज काफ़ी एक्शन दिखाया, नेगेटिवली भी दिखाया। रिजल्ट का इम्पैक्ट है, चेक कर लेते हैं कि क्या सिचुएशन है आफ्टर Q4 रिजल्ट। फर्स्ट कंपनी जुबिलेंट फूड, 8% की गिरावट इसमें हो चुकी है, गैप डाउन के साथ में खुला था और कुछ रिकवरी इसमें देखने को नहीं मिली। सो इसको डिटेल में देखें तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं इसके नंबर्स अच्छे नहीं थे। 4% के साथ में EPS मिस और 4% के साथ में रेवेन्यू इसमें मिस होता हुआ दिखाई दिया है। साथ में कंपनी की जो गाइडेंस है उसको चेक कर लो, क्योंकि उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले पाओगे, डिसाइड कर पाओगे कि आपको क्या करना है।
सो मैनेजमेंट ने देखो यहाँ पे ये तो कहा है कि एक्सपेक्ट करो क्वार्टर 1 यानी अगले क्वार्टर के रिजल्ट बेटर देन क्वार्टर 4, यानी इस रिजल्ट से अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं क्वार्टर 1 में। कंपनी प्लान करी 230 से लेकर 250 न्यू रेस्टोरेंट ओपन करने का। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम यह है कि कंपनी ने सबसे पहले कैपेक्स को पर स्टोर कम करने की गाइडेंस दी है। साथ में लॉन्ग टर्म मार्जिन की जो गाइडेंस है वो 200 बेसिस पॉइंट की इंप्रूवमेंट के साथ में होगी। ये लॉन्ग टर्म की बात करें, लेकिन शॉर्ट टर्म में यहाँ पे प्रेशर होगा। आप देख सकते हैं कंपनी ने एंटिसिपेट किया है शॉर्ट टर्म मार्जिन प्रेशर ड्यू टू इन्फ्लेशन इन एनर्जी। जो खाना पकता है वहाँ पे उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है और उसकी वजह से इम्पैक्ट होगा। सेकेंड इम्पैक्ट आप देख सकते हैं लेबर, मिनिमम जो वेजेस हैं वो इंक्रीज हो चुकी है, लेबर कोड लग चुका है, तो इसके अंदर खर्चा ज़्यादा आ रहा है, सैलरी ज़्यादा पे करनी पड़ रही है, एनर्जी इन्फ्लेट है। सो इस वजह से अगले को जो क्वार्टर है उसके अंदर मार्जिन्स के अंदर प्रेशर होगा। तो कंपनी सेल्स अगर अच्छी भी कर पाती है तो भी प्रॉफिट अच्छे नहीं दे पाएगी। सो ये रीज़न है कंपनी के स्टॉक के 7% गिरने के पीछे का। सो टेक्निकली स्ट्रक्चर वीक है, ऐसे में इन्वेस्टर अवॉइड ही करेगा क्योंकि अभी कोई है नहीं यहाँ पे पैटर्न अच्छा, टेक्निकली भी अच्छा नहीं है, फंडामेंटली भी अच्छा नहीं है। कोविड का जो टॉप है वो इसका सपोर्ट बन सकता है जो कि अभी भी यहाँ से 10% नीचे दिखाई देता है। सो कुछ क्वार्टर का यहाँ पे अपडेट दिया है कंपनी ने जो कि अच्छा नहीं है। सो कुछ क्वार्टर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी ऐसा हम मान सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है पीआई इंडस्ट्रीज, 6% के साथ में स्टॉक नीचे गया आज। आखिरी में रिकवरी इसमें दिखी है, लेकिन पिछले 2 दिन की बात करें रिजल्ट का इम्पैक्ट है तकरीबन 12% नीचे आ चुका है पिछले 2 दिन के क्रैश में। सो यहाँ पे स्टॉक गिरने के पीछे का रीज़न है कंपनी के नंबर्स काफ़ी ख़राब आना। नंबर्स हमने चेक किए थे, नंबर्स काफ़ी ख़राब लगे, स्टॉक गिरा क्योंकि क्वार्टर 4 वर्स था एक्सपेक्टेशन से। एक्सपेक्टेशन काफ़ी ख़राब थी लेकिन उससे भी ख़राब इसने नंबर्स पब्लिश किए। सो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक अच्छी वॉल्यूम बन चुकी है और अच्छी वॉल्यूम बनने के साथ में स्टॉक अभी आ चुका है अपने सपोर्ट के आसपास। सो यहाँ पे हम ये मान के चलेंगे जैसे हमने केन्स में देखा शायद वैसा होता हुआ दिखाई दे जाए, क्योंकि इस तरह के पैटर्न्स सपोर्ट नहीं करते हैं बाइंग को, और डेफिनेटली यहाँ पे सपोर्ट पे बाइंग हुई है, बट कितनी टिकेगी या कितनी नहीं टिकेगी वो देखना इंपॉर्टेंट है। फिलहाल नंबर्स अच्छे नहीं है तो हम बोल सकते हैं फंडामेंटल अच्छे नहीं है और टेक्निकल्स भी अच्छे नहीं है। सो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। ओला रिएक्शन आप देखोगे ना कुछ खास नहीं था, 4% के साथ में स्टॉक नीचे, नंबर्स बहुत ही वाहियात थे। साथ में कंपनी ने ये कहा है कि कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है 40,000 यानी 40,000 से लेकर 45,000 ऑर्डर्स क्वार्टर 1 में, और उसकी वजह से रेवेन्यू अपना निकलेगा 500 से लेकर 550 करोड़ का, नियरली डबलिंग क्वार्टर 4 के फिगर से। सो जो सेल्स गिरी थी वो डबल हो जाएगी क्वार्टर 4 के कंपैरिजन में। लेकिन दोस्तों ये सब बातें होती हैं, प्रॉफिट आता नहीं है, कुछ होता नहीं है। सो ऐसी कंपनी इसका सिंपल सा फंडा ये है कि आपको सबसे पहले किसी भी स्टॉक में बाइंग करने से पहले, चाहे वो इन्वेस्टिंग हो या वो ट्रेडिंग हो, मंथली चार्ट सबसे पहले देखना चाहिए। मंथली चार्ट ही नेगेटिव है तो जो भी तेजी आएगी वो शॉर्ट टर्म होगी, लेकिन अगर मंथली चार्ट पॉजिटिव है तो वहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड का फायदा मिलेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी टाइम हो चुका है कंपनी को लिस्ट हुए, ज़्यादा कुछ ऐसा तो है नहीं कि कुछ महीनों पहले लिस्टिंग हुई है तो देखे नहीं इसके मंथली चार्ट को। सो कई महीने हो चुके हैं, कई साल गुजर चुके हैं, स्टॉक अभी भी नीचे है। सो नेगेटिव ही हम इसको मान सकते हैं। सो अगली कंपनी है दोस्तों अपोलो हॉस्पिटल, और इसमें आप देखोगे तो 3% के साथ में स्टॉक ने तेजी दी, यानी पिछली कुछ कंपनीज ने क्वार्टर 4 के रिएक्शन में गिरावट दिखाई, यहाँ पे हमको तेजी मिली है। सो कल मैंने आपको बताया था कि नंबर्स अच्छे दिखते हैं और हॉस्पिटल सेक्टर के अंदर वैसे भी अभी अच्छी तेजी चल रही है। बीट आप देख सकते हैं 11% के साथ में है। प्रॉफिट सेल्स की बात करें, सेल्स भी 2% के साथ में बीट कर चुकी है। और यहाँ पे कुछ गाइडेंस है जो आपके लिए देखना काफ़ी ज़रूरी है, उसको चेक कर लेते हैं। सो कंपनी ने कहा है कि जो मार्जिन है वो नॉर्मल हो जाएंगे, जो भी थोड़े से कम है वो भी नहीं रहेंगे, गुड न्यूज़। सेकंड है कोलकाता का जो हॉस्पिटल है वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा 1 साल में। सो इसका भी प्रॉफिट अब इसके कंसोलिडेट प्रॉफिट में इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। इसके साथ में आप देख सकते हैं कि कंपनी को रिसीव होगा 750 करोड़ यानी 750 करोड़ रुपीज़ का कैश, जो कि मर्जर हुआ है अपोलो फर्टिलिटी बिजनेस का उससे, और ये जो फंड है वो यूज़ की जाएगी एक्सपेंड करने के लिए इसके बिजनेस को, विच इज़ वेरी गुड। साथ में आप देख सकते हैं कंपनी ने प्लान किया है ऐड करने के लिए 800 मोर बेड्स गुरुग्राम के अंदर। सो गाइडेंस भी काफ़ी अच्छी है और रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं।
ब्रेकआउट देखें ना तो देखो यहाँ पे पैटर्न कुछ ऐसा है कि पहले इसमें यहाँ ब्रेकआउट मिला, कुछ खास नहीं कर पाया। सेकंड हम देखें यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, कुछ खास नहीं कर पाया। सो देखना पड़ेगा, ये कम से कम 10-12% ऊपर जाके टिकता है, तब जाके कहेंगे कि चलो ठीक है, इस ब्रेकआउट में कुछ ऐसा हो सकता है जो यहाँ पे हुआ, लेकिन चांसेस काफ़ी कम है। एक ही ब्रेकआउट था जो बहुत अच्छा गया, बाकी उससे पहले के ब्रेकआउट्स पे आप देखोगे ना तो कुछ खास नहीं गए थे। सो इससे बेटर ये है कि जो छोटी कंपनीज हैं हॉस्पिटल में, अगर वो अच्छा कर रही है, उनके स्टॉक्स में ब्रेकआउट्स आ रहा है, तो वहाँ पे डेफिनेटली गेम बन सकता है। लेकिन यहाँ पे हम पैटर्न देखें तो काफ़ी बड़ी कंपनी है, और जब भी ब्रेकआउट होता है कुछ खास हो नहीं पाता है, तो ठीक है, उस बेसिस पे देखिएगा इसको, आगे चल के कुछ बड़ा होता है, अच्छे वॉल्यूम के साथ में स्टॉक एक्सप्लोड होता है, तो उसके बेसिस पे देखा जाएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कल के 2 वीडियोस आप देख लेना चाहे तो, क्योंकि इनमें भी कुछ स्टॉक्स है जिनके ऊपर अपनी स्टडी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।